الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहना और मेरी नाशुक्री मत करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगा करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और पर्सनली मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सेक्रेटरी साहब का, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है। और इन्होंने शुरू में मेरे से एक बात की थी कि मैडम आपने मुझे एक मैसेज करना है ना, तो बस मैं एक मैसेज दूर हूँ, और वो इन्होंने प्रूव किया है। मैं इनको मैसेज करती हूँ, इनके फ़ौरन रिप्लाई आते हैं। इनको पता है जब भी मैंने इनसे मीटिंग की बात की, इन्होंने हमेशा मुझे टाइम दिया है। तो जो लोग मेहनत करते हो ना, हार्ड वर्क करते हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सेक्रेटरी साहब, प्लस हमारे नए डीजी साहब भी हैं इस डिपार्टमेंट के। उनका ज़रा कोई कोर्स चल रहा है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है। तो माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है। आज की सेकंड मीटिंग है मेरी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल डिपार्टमेंट की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी सारी अपना जो है ना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करा लें प्लीज़। थैंक यू। पहले मेंबर्स का मनी सेक्रेटरी लिटरेसी। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल इकराम MPPP 46 सियालकोट से जी। राना मोहम्मद अरशद MPPP 133 ननकाना साहब, चीफ व्हिप पंजाब असम्बली। जी आमना परवीन MPA फ्रॉम लाहौर। बसरू जी NM 371 मिनॉरिटीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी हौसला अफजाई है जी, आप करती हैं हमेशा। मेरा नाम सैयद हैदर इकबाल है जी, मैं सेक्रेटरी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन हूँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हूँ, और इस डिपार्टमेंट में मुझे 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हो गया जी। तो आपकी अगर इजाज़त हो मैडम, तो हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ऑनरेबल मेंबर्स हैज़ जस्ट जॉइंड द मीटिंग। वेलकम। मियाँ सब तशरीफ़ लाए हैं। और मैडम प्लीज़ एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन, मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें डिपार्टमेंट। हमीदा वहीदुद्दीन MPA। जी मियाँ सब प्लीज़। वी आल्सो हैव मियाँ मुनीर साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, ही इज़ द मेंबर ऑफ आवर कमेटी। नाउ डिपार्टमेंट में प्रोसीड प्लीज़। मैडम लास्ट मीटिंग में हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा ये कि जो आपने अपने जो कमेटी का जो लेटर था मीटिंग का, उसमें आपने 2-3 कुछ बातें ऐसी थीं जो कि क्लैरिफिकेशन चाहती हैं, उनको फिर हम एड्रेस करेंगे जी। बस ठीक है मैडम, मैं जल्दी प्रेजेंटेशन से गुजरूँगा क्योंकि हमें कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप लोगों से डिस्कस करने हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप के वसातत से हम इनको हायर फॉरम्स तक भी पहुँचाएँ। सबसे पहली बात तो ये कि लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन पिछले 3 साल से मिनिस्टर के बगैर चल रहा था जी। आप मैडम आप देख रही थी, और सर नवीद साहब देख रहे थे। अगर हमें कोई मुश्किल आती थी तो हम राना सिकंदर साहब के पास जाते थे, गो कि वो हमारे मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन वो भी हमारी हेल्प करते थे। और एट टाइम्स मैडम मरियम औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया जी, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। उनसे फिर हम गाइडेंस लेते थे, तो फिर हम आगे चलते थे। राना सिकंदर साहब को लास्ट वीक में जी मिनिस्टर का चार्ज दे दिया गया है लिटरेसी का, तो उम्मीद है कि मेरी कल उनसे या मंडे को मीटिंग होगी, उनको फिर हम ये सारी चीज़ें बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। होपफुली मैडम मरियम औरंगज़ेब साहबा से भी मीटिंग करनी पड़ेगी जी उसके बाद, ताकि उनको हम ये चीज़ें बताएं और कुछ बेहतरी की तरफ जाएं जी।
लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जी 2002 में बना था। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मोड में उस वक़्त से अब तक प्रोजेक्ट मोड में चल रहा है जी। प्रोजेक्ट मोड में मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स पे मुख्तलिफ़ स्टाफ को भर्ती किया गया और अब जो स्टाफ है जी उसकी तादाद 530 है हमारे पास। हमारे पास मैडम 1007 लोगों की सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, 1007 को 15-20 दिन पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें से 301 सीटें अबॉलिश कर दी जी। दैट मीन्स हम 700 समथिंग पे आ गए। उसमें से मैडम 530 जो हमारे प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम हर साल एक्सटेंड करवाते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। वो इसलिए करवाते हैं जी कि जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन भी है कि प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ की रेगुलराइजेशन का क्या है। प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ को एज़ पर रेगुलराइजेशन एक्ट जो कि कुछ अर्सा पहले दिसंबर में रिपील हो गया था, उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को तो आप रेगुलराइज कर सकते थे 3 साल 4 साल उसके बाद, लेकिन प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं था कि उनको रेगुलराइज किया जा सके। हमारे प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्होंने रिट्स भी की, उन रिट्स में ऑर्डर्स भी हुए। ऑर्डर इस तरह हुए कि इनको सिक्रूटनी कमेटीज़ में इनके केसेस भेजे जाएं। जो उस लेवल के लोग हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में आते हैं, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उनके क्रेडेंशियल्स देखे और रेकमेंड या रिजेक्ट करे कि ये रेगुलराइज हो सकते हैं। ये मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ जब मैडम रेगुलराइजेशन एक्ट इंटैक्ट था पिछले साल। अच्छा, जो मुलाजमीन उस स्केल में हैं जो कि डिपार्टमेंट के लेवल पे आते हैं, उनकी डिपार्टमेंट में सिक्रूटनी कमेटीज़ बना के उनको देखा जाए कि वो रेगुलराइज हो सकते हैं कि नहीं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनके केसेस रिजेक्ट कर दिए जी। उन्होंने उनमें से एक बंदे का एग्जाम्पल के तौर पे हमें भेजा कि ये हम रिजेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि वो बंदा ना रेगुलराइज हो सकता था और ना हमारे पास कंटिन्यू कर सकता था। हमें मजबूरन उस वक़्त 17 लोगों को नौकरी से फारिग करना पड़ा, जो कि मैं पर्सनली नहीं चाह रहा था, क्योंकि इन लोगों ने 16-16 साल, 17-17 साल, 20-20 साल इस डिपार्टमेंट के साथ नौकरी की है। उसमें फिर ये हुआ मैडम कि हमने उन केसेस को अभी इस तरह किया कि हमने कैबिनेट से उनकी एक्सटेंशन की इजाज़त लेना शुरू कर दी कि आप उनको 1 साल की एक्सटेंड कर दें, 2 साल कर दें, 1.5 साल कर दें, 6 महीने कर दें। इस तरह वो 530 मुलाजमीन हमारे पास अभी काम करें, लेकिन क्योंकि 31 जून को उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, उसके बाद जुलाई गुजरा है और 3 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग थी। उस कैबिनेट मीटिंग में मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको 1 साल की एक्सटेंशन अप्रूव कर दी है जी, लेकिन अभी उसके मिनट्स नहीं इशू हुए। लेकिन हम उनको पेज और जितनी भी चीज़ें हैं वो हम 1 जुलाई से ही देते होते हैं। अभी जब एक्सटेंशन के मिनट्स इशू हो जाएंगे जी, फिर हम उनके ऑर्डर्स करके वो 530 हमारे पास दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। दैट मीन्स इस वक्त इस स्टेज पे मेरे पास सिर्फ 166 मुलाजमीन हैं, जिनसे मैं 21,484 प्राइमरी और मिडिल सेंटर्स चला रहा हूँ, जिनमें 6,90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, ये तो हो गया जी हमारे स्टाफ का। अच्छा मैडम, हमें चाहिए थे अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं, जिसमें ये 21,484 सेंटर्स हैं, 6,90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने 470 मिडिल स्कूल भी बनाए थे, 470 मिडिल स्कूल। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है जी कि जब बच्चा 8 साल की उम्र का हो जाता है तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको अपने कच्ची जमात में दाखिला नहीं देता। वो बच्चा कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं, वो फिरता रहेगा, आवारागर्दी करेगा। हम उस बच्चे को लेते, हम उस बच्चे को 6 साल की पढ़ाई कच्ची से लेके 5वीं तक की 3 साल में करवाते हैं।
दैट मीन्स हम उस बच्चे के 3 साल बचाते हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये आई जी कि अगर बच्चे की उम्र 12 साल है ऑलरेडी, वो हमारी कच्ची जमात में दाखिल हुआ है, हमारे पास बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 13 साल, 14 साल, 15 साल जो हमारे पास कच्ची जमात में पढ़ रहे हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि बच्चे की उम्र 12 साल है, हमारे पास वो कच्ची जमात में आता है, हम उसको 3 साल में 5वीं जमात पास करवाते हैं, इसका मतलब है उसकी उम्र 15 साल हो गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको 6ठी जमात में दाखिला नहीं देता क्योंकि उसकी उम्र 15 साल हो गई है। उनका क्राइटेरिया है कि या तो 10 साल का बच्चा हो या 11 का हो या 12 का हो। हमारा बच्चा 15 साल का हो गया, वो कहाँ जाएगा जी? हमने 470 मिडल सेंटर्स बनाए जिनमें हमने मिडल की तालीम जो कि 3 साल की होती है, 6ठी, 7वीं और 8वीं, उसको हमने 1.5 साल में उनको हम करवा रहे थे। हमने मैडम 1 साल उनको पढ़ाया, दैट मीन्स हमने 6ठी जमात और 7वीं जमात 6 महीने में उनको पास करवाई। 31 जून को हमें फंड्स नहीं मिले जी, हमें वो सारे के सारे मिडिल स्कूल बंद करने पड़े हैं 470। सर 1 जुलाई से, जबकि अच्छा, इधर मैं आपसे क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको कट करी, ये जी वो वाले तो नहीं, हम जीपीई के फंडेड वाले स्कूल्स की बात तो नहीं अभी कर रहे हैं? अच्छा ठीक। जीपीई तालीम प्रोग्राम के 1000 सेंटर्स हाँ हैं जी। जो हम चला रहे हैं, जी, जी। जो कि सितंबर 2026 में जिनका गेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो जी। जाएगा और हमें जीपीई से फंडिंग बंद हो जाएगी। अच्छा, उनको भी हम वो आप मुझे बेशक बाद में एक्सप्लेन करिएगा। आई एम अफ्रेड कि वो हम नहीं चला सकेंगे। 470 में सर 15,000 के करीब बच्चे हैं सर। 15,000 बच्चे, 15,000 एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जी, मेरे पास यहाँ अभी लिखा हुआ है 15,400 एंड समथिंग जी। अच्छा सर, अब ये हुआ कि बजट बनने से पहले सीनियर मिनिस्टर साहब, चेयरमैन पीएनडी, सबके साथ मीटिंग्स हुई और हमने उन्हें कहा कि हमें आप सिर्फ 6 बिलियन रुपए दे दें, हम ये सारे प्रोग्राम्स जिसमें तालीम के 1000 सेंटर्स, हमारे 21,484 प्राइमरी सेंटर्स, हमारे मिडिल सेंटर्स और हम अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स भी चला रहे थे जो कि हमारे किसी जेल में थे और कहीं मुख्तलिफ जगहों पे थे, वो भी चला रहे थे। उसमें 20,000 के करीब हमारे पास बड़े स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने हमें जो दिया, पहले कमिट किया कि हम आपको 6 बिलियन दे देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी आपको हम नहीं दे सकते, आपको हम 3.75 बिलियन देंगे बस। अब मैडम और मेंबरान, मैं मतलब यही कह रहा हूँ कि ये 3.75 मिलियन हमारे पास सिर्फ 6 महीने के लिए हैं जी। दिसंबर के बाद हम अपने टीचर्स को तनख्वाह भी नहीं दे सकेंगे। अब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं मतलब अभी से स्टार्ट हो गया हूँ जी अपनी कोशिशें करना। ये हमारे साथ पिछले साल भी किया गया था, हमें पिछले साल 4.75 चाहिए थे तो हमें इन्होंने 3.50 दिया था जो कि कम हो गया था। उसमें हमने कोशिश ये की कि हम किसी एक टीचर की भी तनख्वाह ना रोकें। वो हमने किसी तरह यूनिसेफ, जायका के कुछ फंड्स पड़े हुए थे उनके पास, उससे हमने उनकी 31 जून तक तनख्वाहें पूरी कर दी थी। अब जो सिनेरियो है जी वो ये है कि दिसंबर के बाद हमारे पास उन टीचर्स को भी तनख्वाह देने की बात नहीं। मोजेस हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि इनकी कोई तनख्वाह बढ़ नहीं सकती। मैंने कहा सर तनख्वाह बढ़ने की तो बात, मैं दिसंबर के बाद इनकी पेज नहीं दे सकता। एनीहाउ, मैं पूरा यकीन है कि मैं इंशाल्लाह अगले 6 महीने के लिए भी कहीं ना कहीं से तनख्वाह नहीं रोकूंगा इनकी, बिल्कुल किसी की भी। सर नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो क्योंकि इस दफ़ा बड़ा क्रंच था, फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे पंजाब के काफ़ी अपने पास वापस रख लिए थे, ये सब पे ही ये आया है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये थी कि आपके पास 40 महकमे हैं, आप उन 40 महकमों से 25-25 करोड़ रुपया निकाल लें, जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट है, ठीक है, 25 भी नहीं, मतलब 10-10 करोड़ भी निकाल के हमें पूरा कर दें, हम आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे। मैं आपको भी दिखाता हूं कि हमने क्या क्या करना था।
हम चाह रहे थे कि हम इन मिडिल स्कूल्स को ज़्यादा मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम चाह रहे थे कि जो चाइल्ड लेबर हो रही है उसके लिए हम हर तहसील, हर ज़िले में कम से कम एक बॉन्डेड लेबर का, जो इनका शेल्टर होम्स हैं पॉपुलेशन वेलफेयर वाले या दूसरे, उनमें हम अपना एक सेंटर बनाएं ताकि जो चाइल्ड लेबर वाले बच्चे हैं उनको उसमें दाखिल किया जा सके। हम वो नहीं कर सके। हम सहरा में बनाना चाह रहे थे, बहुत से हमारे सेंटर्स चल रहे हैं सहरा में, थर, चोलिस्तान वगैरह में, तो लेकिन वहाँ भी हम नहीं बना सक रहे। ठीक है, उसके बाद हम मिडल, जो ये मैडम आप बात कर रही थी जीपीई तालीम के 1000 सेंटर्स हैं जो कि हम चला रहे हैं इस वक्त, जो सितंबर 2026 में उनकी फंडिंग हमारे पास यूनिसेफ जायका जीपीई से ख़त्म हो जाएगी, उनको भी हम अपने परव्यू में कंटिन्यू करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो सकेगी जी। हाँ, नेक्स्ट बैक चलें जी। थैंक यू जी। बैक चलें, प्रेजेंटेशन पे आए, आगे चलें, इसको चलाएं, आगे चलें जी, आगे आगे चलते जाएं, मैं आपको बताता हूँ, आगे चलें, आगे चलें, चलते जाएं, चलें आगे। ये मैं आपको एक मिनट बस हम ये करना चाह रहे थे जी कि हमारी जितनी भी तहसीलें हैं जिनमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद कम है, हम चाह रहे थे कि हम उन तहसीलों को पिक करें जिनमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद कम है, ठीक है, ताकि हम उनमें से 100% बच्चों को तालीम दिलवा के 5वीं जमात पास करवा के ये कह सकें कि जी ये वाली जो तहसील है इसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नहीं है, और जितने भी हैं उनको हमने 3 साल के अंदर अंदर पढ़ा के फारिग कर दिया। ये एक हमारा प्रोजेक्ट था, इस पे हमें फंडिंग नहीं मिली। आगे चलें जी। तालीम सहरा, जैसे मैं बता चुका हूँ, 250 नॉन फॉर्मल सेंटर्स हमने बनाने थे सहरा में, हमारे कुछ चल भी रहे हैं जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में हैं जहाँ बच्चे आते ज़रूर हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं पढ़ सकते, उसमें हमने बनाने थे। 527 ऑलरेडी उस सहरा में हमारे पास चल रहे हैं। आगे चलें जी। ये पिक्चर्स एक्चुअल पिक्चर्स हैं जी हमारे सेंटर्स की। अच्छा, ALP जो हमारा एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है जो कि साउथ पंजाब में GPE तालीम के अंडर चल रहा है, जिसमें हमने 1000 सेंटर्स बनाए हुए हैं जी, उसमें हम 3 साल में इनको पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी फंडिंग GPE ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन देता है। वो 2026 के सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, वो भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अच्छा, हमने जब ये मिडिल सेंटर्स बनाए ना जी, उसमें से हमने कुछ सेंटर्स ऐसे बनाए जो कि मिडिल टेक के नाम से हमने बनाए थे। उसमें हम बच्चों को थोड़ी थोड़ी सिखाई लिखाई तो वो करवा ही रहे थे, हम उनको सिलाई कढ़ाई बच्चियों को, उसके बाद फ़िशिंग, जहाँ फ़िशिंग वाले इलाके हैं जहाँ मछली का कारोबार बहुत ज़्यादा है, वहाँ हमने फ़िशिंग के लिए किया। फिर कारपेंट्री हमने कुछ सिखाना शुरू की, लेकिन क्योंकि फ़ंड्स नहीं है, ये वाला हमारा भी ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा, फिर बॉन्डेड चाइल्ड लेबर्स, बैतुल माल के जितना डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर, उनके शेल्टर होम्स में हमने बनाने थे, वो भी नहीं हम बना सके। मैडम, अडल्ट 1,50,000 अडल्ट इलिटरेट्स को हमने एक प्लान किया था कि हम उनको पढ़ाएंगे, उनके लिए हम 6 महीने का कोर्स करते हैं जी, ठीक है। अडल्ट जो हैं वो 6 महीने में लिखना पढ़ना और बोलना और मतलब एक पैराग्राफ लिखना वो सीख जाते हैं, लेकिन क्योंकि फ़ंड्स नहीं है तो हम ये भी नहीं कर सकते। अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम फॉर प्रिजनर्स हमने एक अलहदा होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके बनाया था, जितने भी प्रिजनर्स हैं उनके लिए। वो होम डिपार्टमेंट ने उसको स्टार्ट भी किया, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से वो भी हम नहीं चला सके। ये वो चीज़ें हैं जो हम करना चाह रहे थे, फंडिंग की वजह से नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पंजाब में 9.6 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, 9.6।
मैंने एक प्रपोज़ल दिया था जी चीफ मिनिस्टर साहब को भी और मिनिस्टर साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कि आप इनको 3 पे डिवाइड कर दें 9.6 दैट मीन्स 3.2 मिलियन पर डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 3.2 मिलियन दे दें, हमें 3.2 मिलियन दे दें, स्पेशल एजुकेशन को 3.2 मिलियन दे दें, ठीक है। हम आपको 3 साल में ये 3.2 मिलियन बच्चे पढ़ा के 5वीं जमात सर्टिफाई करवा देंगे। आप हमें पैसे 1 साल के सिर्फ 15 बिलियन दे दें, सिर्फ 1 साल के। हम आपको ये 3.2 यानी कि 32 लाख बच्चे हम आपको 3 साल में 5वीं जमात पास करा देंगे। नहीं, लेकिन वो भी आगे नहीं चल सका जी, वो भी नहीं हो सका। नेक्स्ट जी, आगे चलें। ये प्रेजेंट ट्रेंड है जी, हमारे पास जितने पैसे आए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक प्लान था जिसमें हमने लिटरेसी के यही वाले टारगेट्स इसमें हमने बताए हुए हैं कि अगर हमें 1 साल के लिए 14 बिलियन दे दिया जाए तो हम 0 आउट ऑफ स्कूल जो तहसीलें हैं उनको कर लेंगे। ये उसका ब्रेकअप है जी, 100% लिटरेसी कर लेंगे हम। 15 टोटल हमें 15 बिलियन चाहिए था जिससे हम 1 साल में 32 लाख बच्चों को करा सकते हैं। हमारा ये फ़ायदा है जी कि हम मतलब विद इन आवर्स आप अगर चाहें सर कि फ़लाँ जगह पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, यहाँ एक लिटरेसी का सेंटर बना दें, ठीक है। आप हमें बच्चा या बच्ची जो पढ़ा लिखा उसका बता दें, उसकी जगह बता दें, हम 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपको वहाँ सेंटर खोल के अपने मोबिलाइजर्स, हमारे पास लिटरेसी मोबिलाइजर्स और लिटरेसी मॉनिटर्स होते हैं। मैडम एक क्वेश्चन ये भी है कि वो किस तरह आप करते हैं? वो रियल टाइम मॉनिटरिंग है जिसमें लिटरेसी मोबिलाइजर्स, लिटरेसी मॉनिटर्स और हमारे जो डीओज़ हैं उनको हमने असाइन किया हुआ है कि वो रियल टाइम मॉनिटरिंग इन सेंटर्स की करें और वो रियल टाइम हमारे पास आती है। फिर अगर हम उसको एनालाइज करते हैं, अगर उसमें हमें कोई कमी होती है तो फिर हम अपना एक ऑफिसर यहाँ से भेजते हैं, कमी होने के बावजूद वो जाके वहाँ वो चीज़ें चेक करता है। विद इन आवर्स हम 40 बच्चों को अपने सेंटर्स में दाखिल कर सकते हैं और हमारे बच्चे पे ख़र्चा सर कितना आता है? 600 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। अगर आप स्कूल एजुकेशन देखें तो वो ख़र्चा आता है तकरीबन कम से कम 4000 रुपया एक बच्चे का। और मैं अभी आपको ये यहाँ लिख के भी दे सकता हूँ कि अगर हम इसी तरह चलते रहे, अगर हमने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ 0 भी कर दी तो ये जितने बच्चे आपके बाहर हैं 9.6 मिलियन, ये आप अगले 60 साल में स्कूल एजुकेशन में पढ़ा नहीं सकेंगे। 60 ईयर्स आप दे दें, 1000 अरब रुपया भी दे दें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, आप ये 9.6 मिलियन बच्चे दाखिल कर ही नहीं सकेंगे। हाँ, 60 साल अगर यही फंडिंग और ग्रोथ रेट 0 हो तो 60 ईयर्स में आप कर सकेंगे विद स्कूल एजुकेशन। हम कह रहे हैं कि हम ये 3.2 नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3.2 नेक्स्ट 3 ईयर्स, हम आपको 9 साल में ये 9.6 मिलियन बच्चे पढ़ा के 5वीं जमात सर्टिफाई कर देंगे सर। सिर्फ कितने पैसे ना सर? 3.2 तो बच्चे हैं ना जी, मिलियन बच्चे, 32 लाख। हमें आप 15 बिलियन 1 साल का दे दें बस, 15 साल बस, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट्स के लिए। तो 15 मिलियन, पिछले साल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 100 अरब रुपया मिला था और पता नहीं, मतलब मैं उस पर बहुत, मतलब मुझे अफसोस होता है कि शायद मतलब वो लगा, ठीक लगा जहाँ भी गया जी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जी। मैडम जी मैडम जी प्लीज़ नहीं आप बताइए जी। कि मुझे याद है जब मैं 2-3 क्लास में थी तो एक शाम के स्कूल हुआ करते थे जिन्हें रोशनी स्कूल कहते थे। जब हम लोगों की स्कूल से छुट्टी होती थी तो उसके बाद जो है ना वो बच्चे आते थे 3-4 बजे के करीब और 5-6 बजे तक वही टीचर, हमारे वाले टीचर ही उनको पढ़ा रहे होते थे। अब ये जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के आप कह रहे हैं, ये हमारे स्कूल्स हैं, मिडल हैं, हाई हैं, प्राइमरी हैं, व्हाट्सएवर, ये एक तो इनकी बिल्डिंग्स आप कहते हैं विद इन आवर हम जो है ना एक स्कूल फॉर्मल फ़ौरन से पहले कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे उसकी कोई बिल्डिंग होगी, कोई टीचर होगा, तो तब वहाँ पे 40 बच्चे होंगे तो एक स्कूल रन अप होगा। फिर हम सिर्फ ही 5वीं क्लास का बच्चा, मैं समझती हूँ कि आज अगर किसी बच्चे ने MA कर लिया है साइंस में, पंजाबी में
और क्या उर्दू में, फ़ारसी में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहीं ना कहीं क्लर्क की भर्ती होगा, कहीं ना कहीं आर्मी में चला जाएगा ग्रेजुएशन करके या मैट्रिक करके, वो आर्मी में भर्ती हो जाएगा या अदरवाइज़ कहीं क्लर्क भर्ती हो जाएगा। हम ये जो हमारे नॉन फॉर्मल बच्चे हैं जिनको पहले तो एडमिशन ही नहीं मिल रहा, कि वो पढ़ ही नहीं रहे, उनके पेरेंट्स उनको दाखिल ही नहीं करा रहे, वो 5 साल 6 साल 8 साल तक स्कूल ही नहीं जा रहा। अगर हमने एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, एक डिपार्टमेंट बनाया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये डिपार्टमेंट बना कब, फिर आज तक इसने कितने बच्चों को एजुकेट किया, उनकी आपके पास क्या डाटा मौजूद है जो 5 पास हुए हैं या 8वीं पास हुए हैं या मैट्रिक पास हुए हैं। अब ये देखें कि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क 50% हमने सुना है कि वो जो सिर्फ साइन भी कर लेता है तो हम उसे पढ़ा लिखा कंसीडर कर लेते हैं। क्या हमारा मकसद उन बच्चों को 5 पढ़ा के सिग्नेचर कर तक सिखाना है, या उनको कोई एजुकेशन भी हमने देनी है जिससे वो कोई अपना कारोबार कर सके, कोई स्किल उनको देनी है। एक प्रोजेक्ट आपने बीच में, मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, आपने जिक्र किया कि जिसमें हम थोड़ी बहुत उनको साथ स्किल भी दे रहे थे, बट वो स्किल पे ही हमारा फोकस क्यों नहीं है? क्या स्किल के साथ इतना हो कि वो उर्दू पढ़ लिख सकता हो, अखबार पढ़ लिख सकता हो, अपनी रसीद बना सकता हो, गिनती कर सकता हो, और उसके साथ उसके पास एक स्किल हो। ये बेसिकली सारा कुछ ना पिछली प्रेजेंटेशन में हुआ था। मैं नहीं थी, अभी आपको मैं- सेक्रेटरी साहब ज़रा दोबारा हाँ, मैं एक्सप्लेन last करते time free नहीं ना, तो हैं। हाँ, ऐसे ही ये सारी थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करते मैं हैं। अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैडम 2002 में ये डिपार्टमेंट बना था जी, 2002 में। उस वक़्त से अब तक 46 लाख बच्चे ये डिपार्टमेंट पढ़ा चुका है जी। उन बच्चों का डाटा कुछ अर्सा पहले यानी कि 2010 तक तो शायद इन्होंने मुरतब नहीं किया, लेकिन 2010 के बाद हमने कोशिश की, डिपार्टमेंट में जितने भी सेक्रेटरीज आए उन्होंने उनका डाटा मुरतब करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स 46 लाख बच्चे 2002 से अब तक पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर मैडम ये है कि हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, सेंटर, इसको हम स्कूल एज से नहीं कहते, हम इसको सेंटर कहते हैं, नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सेंटर। होता ये है कि एक बच्ची है या बच्चा है जो कि FA है, मैट्रिक है, BA है, MA है, PhD है। अगर वो चाहता है कि वो नॉन फॉर्मल बेसिक सेंटर बनाए तो उसको हमारे पास रजिस्टर होना पड़ता है, उसको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी पड़ती है, उसको अपने घर का एक कमरा या गैराज खाली करना पड़ता है। अच्छा, ये सेंटर्स किसी ना किसी टीचर के उसी के अपने घर में बनते हैं जी, ठीक है। अच्छा, वहाँ ये होता है कि उसके पास अगर 10 बच्चे 15 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, हम फिजिबिलिटी बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, वहाँ सेंटर उसका बनाते हैं जी, ठीक है। उसको हम टीचर को किताबें देते हैं बच्चों के लिए, टीचर के लिए हम टेबल, ब्लैक बोर्ड, पानी का कूलर, चटाइयाँ देते हैं। अच्छा, उसमें फिर हमारे जो मॉनिटर्स हैं वो उस इलाके में पेरेंट्स के पास जा के मोबिलाइजर्स जो हैं, हमारे लिटरेसी मोबिलाइजर्स कहते हैं, वो बच्चों को उस सेंटर में, जो कि जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, उनको उन सेंटर्स में लेके आते हैं। हम सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक उन बच्चों को 4 घंटे में पढ़ाते हैं, और वो उस क्लास में बच्चा कच्ची का भी है, पहली का भी है, दूसरी का भी है, तीसरी का, चौथी, 5वीं का भी है, और टीचर एक है। अब वो टीचर, उनको हमने सिलेबस ऐसे बनाया हुआ है कि अब वो इकट्ठे बच्चे हैं, 5वीं जमात का भी, चौथी का भी, कि वो उन सारों को वो टीचर लेके चले, ठीक है। ये PIT जो पैक्टा है जी, उससे अप्रूव्ड है सारा। अच्छा, वो टीचर उनको उस 4 घंटे में मल्टी ग्रेड टीचिंग करवा के उसी अपने घर के कमरे में उनको 5वीं जमात तक लेके जाती है 3 साल में, ठीक है। जो 6 साल है उसको 3 साल में। दैट मीन्स कच्ची जमात का जो बच्चा है वो 6 महीने के बाद पहली जमात में आ जाता है। तो ये इस तरह मैं कह रखा कि हम विद इन आवर्स हम अपना सेंटर बना सकते हैं। हमारे पास मैडम PhD टीचर्स भी हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, मास्टर्स भी हैं, ठीक है। मियाँ बीवी ऐसे भी हैं कि जो दोनों मियाँ बीवी ने बच्चियों का सेंटर नीचे वाली मंजिल पे बनाया हुआ है और उसी के हस्बैंड ने ऊपर वाले जगह पे, जिनको नौकरी नहीं मिली, वो PhD हैं दोनों। अब मैं किसी जगह पे नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आऊँगा, आप वो देखिएगा, आप खुश होंगे कि ये सेंटर
कितना अच्छा सेंटर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह हम करके इनको पढ़ाते हैं बच्चों को। और 5वीं जमात का जो इम्तिहान है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से पेपर वो दिया जाता है। और वो बच्चे हमारे, आप इमेजिन करिए, आपका स्कूल एजुकेशन का जो रिज़ल्ट है वो 40-45% से ज़्यादा नहीं आता। हमारे बच्चों का 90, 98, 95, 96% है। आप चेक कर सकते हैं कहीं भी। और ये तरीका है जी इसका। 46 लाख बच्चे अब तक हम पढ़ा चुके हैं इन सेंटर्स में। हम क्या देते हैं टीचर को? हम 20,000 रुपये देते हैं जी। पहले हम 8,500 दे रहे थे, फिर मैडम सीएम से रिक्वेस्ट की, उन्होंने 12,500 किया। फिर हम दोबारा लेके गए मैडम सीएम के पास कि ये 12,500 भी कम है, इनको एटलीस्ट वो डेली वेजेस वाला आधा तो दें। तो फिर 20,000 उनको देते हैं जी पर मंथ। लेकिन बच्चों की किताबें, बच्चों का बस्ता, टीचर के लिए टेबल, टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड, टीचर के लिए कूलर, टीचर के लिए चटाई, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यही जो 3.75 बिलियन हमें फंडिंग दी है उसमें से तनख्वाहें भी होती हैं और ये चीज़ भी होती है जी। तो ये है जी। अच्छा, इसमें ज़रा ऐड करना चाहती हूँ। वैसे तो आपके साथ मेरी मीटिंग भी हुई है। एक तो आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि चलें दिसंबर तक जो है खींच खूंच के मैं फ़ंड जो है अरेंज कर लूँगा। अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है। अगर मिसाल के तौर पे हम टीचर्स अगर दे भी देते हैं तो आगे 2-3 महीने के बाद फिर तनख्वाहों का इशू स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, जिस तरह आपके साथ भी डिस्कस हुआ, शायद लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस हुई होगी, कि 20,000 में एक तो यूटिलिटी बिल भी देना, टीचर की तनख्वाह, उसके बाद ये है कि बच्चों के लिए अरेंजमेंट्स, फर्नीचर जो भी है। तो मैं समझती हूँ कि 20,000 में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके अलावा मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि मुझे याद है कि 2002-2008 में जब लिटरेसी डिपार्टमेंट की मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, तो उस वक़्त कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, उनकी तरफ से कोई फंडिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। तो क्या अभी भी कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा अगर नहीं है तो क्या आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन हैं या अडल्ट्स हैं उसको तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंस देती है। मैडम, जायका और यूनिसेफ ये हमारे पास रेगुलर हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। ये जो तालीम प्रोग्राम के अंडर जीपीई का प्रोजेक्ट है जिसमें 1,000 सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं डीजी खान, रहीम यार खान, राजनपुर में, ये तालीम प्रोग्राम उन्हीं की हेल्प से चल रहा है जी। 1,000। इसके बाद जायका जो है ना जी, जायका हमें फंडिंग नहीं देता। ये भी हमारा एक मैडम इसमें एजेंडा आइटम में है। जायका हमें फंडिंग नहीं देता, ठीक है। जायका हमें टेक्निकल असिस्टेंस देता है। हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी हो वो हम जायका से रिक्वेस्ट। सेक्रेटरी साहब ज़रा इसका प्लीज़ बताइएगा। जीपीई स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक। तो जायका हमें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। हमने ट्रेनिंग करवानी हो टीचर्स की वो करवाता है, ठीक है। हमने कोई सिलेबस रिवाइज करवाना हो, हमने कोई बुक्स वगैरह करनी हो, उनके लिए वो हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो यूनिसेफ है वो हमें फंडिंग भी प्रोवाइड करता है इस तरह जीपीई तालीम के उसमें। अच्छा, अभी मैडम ऐसे था कि पिछले दिनों जायका के प्रेसिडेंट ने मैडम सीएम से मुलाकात की थी। उससे पहले हमने हमारे जो अडल्ट, वो जो हमारे मिडिल स्कूल्स थे वो हमने उनको विज़िट करवाए थे 2, ठीक है। और उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। और उन्होंने फिर जिस दिन मैडम सीएम से उनकी मुलाकात हुई, मैडम सीएम को उन्होंने फिर बाकायदा बताया कि आपके जो लिटरेसी सेंटर के सेंटर्स हैं मिडिल, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं थी, फिर हमें वो मिडिल स्कूल बंद करने पड़े। इस वक्त 20 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जो चल रहे हैं इस वक्त भी, जो कि यूनिसेफ के फंडिंग से चल रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ से जितनी फंडिंग इसकी मिल सके। लोन नहीं जी, लोन नहीं, ग्रांट। अच्छा, जिस तरीके से आजकल आउटसोर्स का सिलसिला चल रहा है या डिपार्टमेंट को मर्ज किया जाता है,
तो मेरा ख्याल है कि लिटरेसी डिपार्टमेंट की सर्वाइवल भी यही है कि आपके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट चलता रहे, जिस तरह आप यूनिसेफ और जायका का बता रहे हैं। इसी तरह मज़ीद हमें कोशिश करनी चाहिए, वरना मैं तो समझती हूँ कि जिस तरह पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया। इसी तरह ऑन एंड ऑफ बात चल रही होती है कि लिटरेसी डिपार्टमेंट को ख़त्म करके स्कूल डिपार्टमेंट के साथ मर्ज किया जाएगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बहुत इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप कोशिश करके इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा मज़ीद भी कोशिश करें ताकि ये चलता रहे। प्रोजेक्ट ऐसा है मैडम जो कि ट्रांसजेंडर स्कूल्स का है। ट्रांसजेंडर स्कूल्स के 9 स्कूल डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा था। एस्पायर प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का जी, उसके अंडर। उसमें उन्होंने उनको इतना मतलब उन सेंटर्स को इतना ख़राब कर दिया कि अब वो सेंटर्स हमें दे रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, हमने वो सेंटर्स अभी टेक ओवर कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने उनकी इन्वेंट्री बनाई, पता लगा कि वो सिलाई मशीनें उठा के ले गए स्कूल एजुकेशन वाले, एसी उतार के ले गए स्कूल एजुकेशन वाले। लेकिन शुक्र है हमने उससे पहले इन्वेंट्री उसकी बनाई हुई थी, तो फिर हमने वो रिकवर की। वो 9 सेंटर्स हैं जी, हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे एक सेंटर है जी। अच्छा, अब उसकी फंडिंग एस्पायर वर्ल्ड बैंक कर रहा है एस्पायर प्रोजेक्ट के तहत, वो भी हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनको भी चलाएंगे। लेकिन 2020 से पहले हमने ट्रांसजेंडर स्कूल्स चलाए हैं बहुत सारे, ठीक है। लेकिन क्योंकि फंड्स दरमियान में आते थे, रह जाते थे, फिर वो हमें बंद करने पड़े। तो ये एस्पायर वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम ये ट्रांसजेंडर वाले सेंटर्स भी चलाए जी। 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हैं जी, हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे एक मैडम। मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि इतनी एफ़र्ट की जाती है और उसके बाद मिडिल तक हम उन बच्चों को लेके जाते हैं, और जो बच्चे प्राइमरी के बाद इस वक्त मिडिल में आ गए होंगे और हमारे स्कूल बंद हो रहे होंगे, तो इस तरह तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम कामयाब नहीं रहेगा। तो अगर तो आज इस कमेटी की मीटिंग की रिकमेंडेशंस देनी हैं तो वो देनी चाहिए हमें, क्योंकि ये एक इतनी मेहनत करके अगर ये सिलसिला चलाया जाता है और वो किसी थोड़ी सी फंडिंग की वजह से बंद हो जाता है, तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। अब इसमें गुजारिश ये है कि जो प्राइमरी बच्चा करता है ना, वो शायद इस काबिल नहीं होता कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में चला जाए, लेकिन जो बच्चा मिडिल कर लेगा तो वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसे कुछ एटिकेट्स, मैनर्स और कुछ लिखना पढ़ना आ जाता है। तो वो बच्चा अगर कल को ड्राइवर भी बन जाता है तो ये साइन बोर्ड पढ़ सकता है, लेकिन वो प्राइमरी वाला नहीं पढ़ सकता। तो मेरे ख्याल में कि कमेटी की रिकमेंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग जानी चाहिए, और उसके लिए मैं मैडम चेयरमैन से भी गुजारिश करूँगा कि इसके लिए हमें फिर एक एफ़र्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम लोग बैठे हैं, बात हुई है, ख़त्म हो गई, चले गए। तो ये तो एक बड़ा अच्छा आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और इस पर हमें एफ़र्ट करनी चाहिए और ये फंडिंग लानी चाहिए हमें गवर्नमेंट से। बात बिल्कुल ठीक है सर। अब वो बच्चा 5वीं पढ़ के कहाँ जाएगा? हमारा कोई भी स्कूल उसको नहीं लेगा, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाता हूँ। 3 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट में हमारा एक्सटेंशन का वो एजेंडा पॉइंट था कि हमें इन प्रोजेक्ट मुलाजमीन के लिए कम से कम 5 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, और ताकि वो, क्योंकि कुछ रिटायर हो जाएंगे, कुछ उस तक हम इनको चलाते रहें। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, सीएम ने 1 साल की उसमें एक्सटेंशन दे दी जी, ठीक है, अप्रूव कर दी, और कहा कि मिनिस्टर एजुकेशन के अंडर इस डिपार्टमेंट को कर दिया जाए। मैडम जब मिनट्स बने तो उसमें लिखा गया कि जो डिपार्टमेंट है वो एक समरी इशू करेगा जिसमें इस डिपार्टमेंट को स्कूल एजुकेशन के अंडर किया जाएगा और मिनिस्टर एजुकेशन इसके मिनिस्टर होंगे। मतलब सीएम ने ये कहीं नहीं कहा कि इसको स्कूल एजुकेशन के अंडर कर दिया जाए, उन्होंने कहा मिनिस्टर एजुकेशन के अंडर इसको कर दिया जाए और एक्सटेंशन दे दी जाए। मिनट्स जब बने तो ये
फिर वो क्योंकि मैं फिर भागना शुरू हो गया कि ये तो मिनट्स गलत हैं, फिर सेक्रेटरी INC, DS कैबिनेट, फिर CM सेक्रेटेरिएट, वहाँ तक जाके उनको कहा कि ये मिनट्स इस तरह मैडम ने अप्रूव किए। उन्होंने कहा ओके जी। अगले दिन जब फिर मिनट्स बने तो फिर उसमें वही चीज़ थी। फिर मैं राना सिकंदर साहब के पास गया, मैंने उन्हें कहा सर कि कल क्या हुई? उन्होंने कहा ये हुआ फैसला। फिर उन्होंने सेक्रेटरी INC को फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर हाँ जी क्लियर हो गया, मिनट्स वही हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो अभी मिनट्स अभी तक इशू नहीं हुए। बेसिकली लास्ट टाइम पे जब मैंने मीटिंग कॉल की थी तो मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ज़रूर स्कूल विज़िट किया करें, अपने एरियाज़ में जाके, अपने हलकों में जाके, क्योंकि जब विज़िट करते हैं ना तो फिर बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। तो आज जो ये मीटिंग है उसमें ये भी सेक्रेटरी साहब कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने भी डिस्कस करने हैं, जो सेक्रेटरी साहब ने भी डिस्कस करने हैं, और उसमें फिर मुझे आप सबकी जो है ना ओपिनियन भी चाहिए। जी विद परमिशन ऑफ चेयरमैन जी, सेट सब गुजारे ये है जी, मैं राना अरशद हूँ, MPA चीफ व्हिप पंजाब असम्बली। ये जितने मौजूद मेंबर बैठे हुए इन सब के हल्के हैं और सबका एक तजर्बा है। आपने 2002 से लेकर पूरी हिस्ट्री बताई, क्योंकि 2008 में हम मोस्टली मेंबर, शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे और मियाँ मनीर साहब चौसब, हम सब इकट्ठे, फैसल साहब आपके वालिद मोहतरम, हम सब उस वक्त काम करते थे। और ये आपका लिटरेसी डिपार्टमेंट एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था, और खुदा ना खास्ता अगर ना प्ले कर रहा होता तो फिर 2008 से 18 तक उसका सर्वाइवल ना होता, क्योंकि बदकिस्मती से 25 जुलाई 2018 के बाद एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें ये आपका डिपार्टमेंट जो है इसको भी इग्नोर किया गया। तो अब मैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस है कि आपने खुद कहा कि 3 साल के करीब आप हो गए हैं, आपने कैबिनेट मीटिंग में इसको एजेंडा पॉइंट रखा, बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी नवीद साहब जैसे हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हैं, मैडम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी की, हम होपफुली तमाम मेंबर्स, कमेटी के तमाम मेंबर जो हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं और इंडोर्स भी करते हैं कि इन फ्यूचर हमारा ये डिपार्टमेंट कैसे मजबूत होगा, और जो CM का विजन है उसको हमने कैसे प्लस पॉइंट में मज़ीद इसको कन्वर्ट करना है। जैसे मेरी छोटी बहन ने भी कहा, इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि होपफुली एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या मिनिस्टर हो, सहारे आपका मिनिस्टर जो है जब फुल टाइम होगा तो वो आपको टाइम देगा। जो आप फ़ाइट यहाँ कर रहे हैं वो आपकी फ़ाइट जाकर कैबिनेट में करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये CM पंजाब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो आपकी सैलरीज 1 साल और जो फंड हैं, और इसको प्लस पॉइंट में लेकर इसको अल्हम्दुलिल्लाह एक डिपार्टमेंट कंसीडर करते हुए मिनिस्टर एजुकेशन को ये महकमा दिया है। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी कोई ना कोई मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर या नहीं हो, कोई ना कोई देख रहा होगा, जो क्वेश्चन आर भी होता है इधर। अब मेरी अर्ज़ ये है कि आप तमाम जो MPs हैं पूरे पंजाब के गवर्नमेंट के, उनको उनके हलकों में ऑन बोर्ड लें ताकि वो आपको सपोर्ट करें। आप देखना, अगर मेरा शाहकोट या वारबर्टन है, मेरे भाई सियालकोट, अकाड़ा, और मैं समझता हूँ लाहौर हो या पूरा पंजाब हो, तो जो वहाँ का सिटिंग MPA है वो डिपार्टमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करेगा और हेल्प आउट कर सकेगा। हम सब आपकी टीम होंगी, लेकिन उसमें गुजारे ये है कि अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, मेंबर्स को अवेयरनेस नहीं होगी, मेंबर्स को पता नहीं होगा, तो वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनको पता नहीं हुआ क्या हो रहा है। इसलिए होपफुली हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में सिकंदर साहब, मिनिस्टर साहब भी आ जाएं, या कल से इजलास शुरू है पंजाब असम्बली का, उसमें मिनिस्टर ने भी आना है, साहब ने भी आना है। जो आपके पॉइंट्स हैं, आप एक रिकमेंडेशन ज़रूर दें जो चेयरमैन और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मेंबर्स की तरफ से। बसरा साहब, ये रिकमेंडेशन जो है ये आपकी मतलब गवर्नमेंट साइड पर एक रिकमेंडेशन की शक्ल में कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके मिनट्स में ये शामिल हो जाए। और फैसल साहब भी इधर ही थे, जब मिनट्स में शामिल हो जाएगा तो इन फ्यूचर होपफुली हम आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को इंडोज करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सैलरीज है, ये जो आपने 15,000 रुपये मांगा था साल का, तो मैं तो समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर वहाँ पर
सीएम की तो मेहरबानी कि उन्होंने जो भी हो सकता है किया, लेकिन अगर आपके वकील थोड़े से ज़रा मजबूत होते और आपका केस मजबूत होता तो मुझे पता है कि सीएम के साहबा के सामने जब केस पेश होना था, जितनी आपने हमें प्रेजेंटेशन दी है, हम सभी उस चीज़ को इंडोज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि जो आम स्टूडेंट है जिसके पास एजुकेशन का सहारा नहीं, आप बन रहे हैं, तो उसको हमें प्रमोट करना है, उसको हमें सपोर्ट करना है। और फैसल साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है, इसमें मिनट्स में शामिल करें कि गवर्नमेंट को जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो भी बढ़ानी चाहिए, और जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन है उस पर अमल होना चाहिए। और बच्चे, बल्कि जब हम डेली वेजर की बात करते हैं और मिनिमम वेज की बात करते हैं, तो जो 20,000 है, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एक लेबर मजदूर की तनख्वाह है वो तो आप ज़रूर उस्ताद को दें। जो एक उस्ताद है और वाकई वो डिलीवर कर रहा है, वो हमें एजुकेट कर रहा है, और इस दौर में जब हम एक पढ़े लिखे BS MA नौजवान को 20,000 देंगे तो फिर हम उससे रिज़ल्ट की तवक्को भी रखते हैं, और वो अपना काम कर रहा है। तो ये कमेटी सेक्रेटरी साहब, आपको, हमारी मैडम चेयरमैन को और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, हाउस में भी करने के लिए तैयार हैं जी। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास तो एक कुछ नहीं है, बहुत सी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी चेक एंड बैलेंस पे। इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी मील प्रोग्राम, जो कि आपको याद हो, आपसे जब पहले भी मुलाकात हुई तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इन बच्चों का, जैसे CM मैडम ने हमारे दूसरे स्कूलों में मील प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, तो ये बच्चे बहुत डिज़र्व करते हैं। जी 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 जी। वो कंसर्न जितने हमारे MPs हैं उनसे रब्ता करें, ऑन बोर्ड करें, और ऑन बोर्ड करके ताकि वो आपको हेल्प आउट करें। मतलब ये क्रॉस दी बोर्ड मैं करूँ, मैं ये अपने लिए ओवरऑल कह रहा हूँ, इससे आपके महकमे को सपोर्ट मिलेगी। जी बिल्कुल। प्लस पॉइंट हमने राना साहब लास्ट टाइम ना पूरी लिस्ट निकाल के दी थी, जो मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे ना, उनको हमने पूरी लिस्ट दी थी कि ये एरियाज़ हैं, ये हल्के बनते हैं, इनमें यहाँ पे हमारे स्कूल है, और हमने कहा था कि आप प्लीज़ इधर जाके विज़िट करें। मैडम एक आ जाएगी ना डिपार्टमेंट की तरफ से MPs को, वो खुश भी हो जाएगा। बस हम कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम अब दूसरी तरह करते हैं जी। मैं अपने जितने भी DOs हैं उनको डायरेक्ट करता हूँ, वो मोज़ेज़ मेंबरान के साथ रब्ता करेंगे, और जहाँ मोज़ेज़ मेंबर कहेंगे वहाँ उनको जाके विज़िट करवाएं। बस ठीक है, ये होगा सर। PP वाइज बना लेंगे, और जो जिस एरिया से रिजर्व सीट पे खवातीन है ना, उनके लिए और आपके DO को पता है कि ज़िले में MPs 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, और फलां एरिया में इतने स्कूल। सर बिल्कुल, हम अब दूसरी साइड से करते हैं, हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ सर, ज़िलों का ये है कि प्रोविंशियल लेवल पे लिटरेसी डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो CEO है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो हमारे स्टाफ का अफसर है। हमें कोई इतराज़ नहीं वो नहीं सर, हमें डायरेक्शन भी देंगे। आप CO को डायरेक्शन देंगे एज ए लिटरेसी नहीं सर, डिपार्टमेंट, ये आपने करना है, हम तो वो हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी जगह पे ये उठाया जाए कि क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे ये सेपरेट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको नहीं सर, उसको सेपरेट होना चाहिए। नहीं, आपका लिटरेसी में DO जो है वो तो सेपरेट है। हाँ, लेकिन जो CEO है ना, उसको रिपोर्ट करता है। गुजारा कर लेंगे DO से। अच्छा, उसमें एक इसी तरह करेंगे कि जो DO लिटरेसी है वो आपसे रब्ता करेगा, ठीक है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये फोरम ये चीज़ उठाए कि वो लोकल MP है, फिर CO को भी ऑन बोर्ड ले लेगा जी, वो कर ले लेगा। अच्छा जी, मैं एक बात ये करनी चाह रहा था कि राना साहब ने जो बात की है ना सैलरी की, अगर हम 20,000 उनको सैलरी देते हैं, हमने तो लेबर की भी वो मेरा ख्याल 40,000 की हुई है, और उसने 20,000 में से जो बिजली का बिल होता है वो उसने उसमें से देना है ना, तो उसको तो फिर मेरा ख्याल कुछ भी नहीं बचता होगा, वो खिदमत खलक ही रह जाती है सर।
कोशिश की थी कि इनको 47,000 जो लेबर रेट है ना उसके मुताबिक दिया जाए। अच्छा, उसके लिए हमने मूव भी किया, लेकिन हमें जवाब ये दिया गया कि वो लेबर रेट जो है वो लेबर जो है ना उसके लिए है, ये उस इंस्टीट्यूट जो है ना एजुकेशन वो लेबर के अंडर नहीं आते, इसलिए हम इनको 47 वाले में नहीं ला सकते। हाँ, सैलरी रखी गई थी कि कम से कम सैलरी जो है ना वो ये होनी चाहिए, बल्कि उसकी डिमांड तो अब लोग प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं लोग। वो कहते हैं ना सर कि वो उस डेफिनेशन में ये टीचर्स और इंस्टीट्यूट नहीं आते सर, लेके आए ना वो हम कर। अच्छा सर, फिर हमने टीचर की कदर मजदूर के बराबर भी नहीं। फिर हमने सर कोशिश ये की कि चले जितना हमें मिल सके हम 20,000 तक तो लेके आए, क्योंकि कहना ये था कि क्योंकि ये 7 बजे से लेके 11 बजे तक 4 घंटे के लिए टीचर्स काम करते हैं, दैट मीन्स के हाफ तो इनको 20,000 दे दीजिए। फिर हम उस पर फिर हमने कहा चले इतना तो मिले ना सर इनको, कहाँ 8,500 और कहाँ 20,000। फिर कितने स्टूडेंट्स मैंडेटरी हैं कि उस सेंटर में होने चाहिए? 30 से 40 के दरमियान, उससे कम नहीं? उससे कम। अब ये देखिए 40 स्टूडेंट्स को खाने के लिए उसको तो कमरा नहीं बल्कि हॉल चाहिए अपने घर में। वो पंखा भी चलाएगा, वो लाइट भी जलाएगा। इसको आप सेक्रेटरी साहब नोट डाउन कर लेना, इस पे हम जो है ना थोड़ा सा बाद में वर्किंग करते, सीएम मैडम के सामने भी पेश करते, ठीक है ना। अच्छा, तो किसी और ने कुछ करना है या मैं कंटिन्यू कर लूँ? पूछ लें किसी ने प्लीज़। अच्छा चलो। अच्छा सेक्रेटरी साहब, ये जो था, क्योंकि मैं चेक एंड बैलेंस में मैंने 2 चीज़ें ऐड की हुई हैं। एक तो जिस तरह के हम माशाल्लाह अपने टीचर्स को भी पूरी किट देते हैं, स्टूडेंट्स को भी हम बुक्स देते हैं, नोटबुक्स देते हैं, बट आपको पता है कि मैं विज़िट्स करती हूँ तो मोस्टली ये होता था कि कंप्लेन आती थी कि जी हमें पूरी चीज़ें नहीं मिलती। नंबर 2, एक ये चीज़ आती थी कि टीचर कहती है कि जी मैं 5 साल से यही टेबल है, यही चटाइयाँ हैं, यही बोर्ड है जिस पे मैं कर रही हूँ, वो फट गए हैं, चटाइयाँ फट गई हैं, बोर्ड टूटा हुआ है जी। तो या तो कोई एक सिस्टम ऐसा निकालें कि हम 5 साल बाद रिन्यू किया करें, टीचर को एक नई किट दिया करें। और दूसरा ये बताते हैं कि जो हमारे उधर के डीओज़ हैं वही आगे लेके जाते हैं ये किताबें वगैरह, बच्चों के स्कूल बैग्स वगैरह, बुक्स वगैरह। और मोस्टली ये होता है कि जी अगर 30 बच्चा बैठा है तो 13 को मिली हैं, बाकियों को नहीं मिली। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है ना, इस पे मेरा ज़रा एक आप कह लें कि एक रेड वार्निंग है कि जी इसको प्लीज़ सबसे पहले हाईलाइट हमें करना चाहिए कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। सेकेंडली, मील प्रोग्राम। उनको भेज दी गई कि आप अपने कमेंट्स। सर उन्होंने तो जानी नहीं चाहिए, सर तो जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो सर ई-फॉर्स पे जाती है, हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ किसने क्या कमेंट लिख के किस जगह पे भेजी। वो अभी तक स्टिल पेंडिंग विद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये मैंने फिर लास्ट ऑफिस मीटिंग में इनसे रिक्वेस्ट की थी स्टाफ से कि इसको रीडू करवाएं ताकि हम इसको किसी और तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि हम एक नई समरी बना लेते हैं ना। वो तो 1 साल हो गया उन्होंने रखी हुई है, कुछ कर ही नहीं रहे। हम दोनों काम कर लेते मैडम, हम एक तो उनसे दोबारा परसू कर लेते, जी, अगर वो चंद दिनों में वहाँ से नहीं होती तो हम अपनी एक नई बना लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत डिज़र्विंग हैं, ये उनसे ज़्यादा डिजर्विंग बिल्कुल डिज़र्विंग है। क्योंकि मैं जब लास्ट विज़िट में थी तो एक बच्ची मुझे मिली जो कि बहुत निढाल थी। तो पता चला कि जी उसकी माँ जो है सुबह 6 बजे काम पे चली जाती है, ना नाश्ता देती है, ना कुछ उनके घर में होता है। वो जी रात को आती है तो रोटी बनाती है तो बच्ची को मिलता है। तो अब इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो फिर दिल ख़राब होता है। प्रोवाइड करते हैं वो हम उनको दे देते हैं।
तो फर्नीचर तक तो हम दूर अभी पहुंच ही नहीं सके जी, लेकिन अगर हमें फंडिंग ज़्यादा हो जाए तो हम डेफिनेटली हर एक जगह पे टोटल क्वांटिटीज़ नहीं, वो तो माशाल्लाह काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने ही बड़ा अच्छा फर्नीचर तैयार किया हुआ है। मेरा फर्नीचर से कंसर्न नहीं है, मेरा मेन कंसर्न जो है ना बच्चों की किताबों और बुक से है। अगर अब हम लोगों का इतना माशाल्लाह अच्छा डिपार्टमेंट है और हमने इसको तरीके से आगे चलाना है तो ये मस्ट है कि हर बच्चे के पास किताब होनी चाहिए। हाँ जी, यूनिसेफ से हम करते हैं कुछ। बिल्कुल। और वैसे बाकी मैडम यूनिसेफ के कुछ पैसे स्कूल एजुकेशन के पास पार्क हुए हैं, मींस के वो उनको दे भी नहीं रहे और वो यूज़ भी नहीं कर रहे। अच्छा, हमने एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की स्कूल एजुकेशन से कि आपके पास ये बचे हुए हैं, ये आप हमें दे दें। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने जवाब दिया कि ये तो मैंने बचत की है, मैं अपने पंजाब के पैसे सिंध को कैसे दे दूँ। दैट मीन्स कि वो हमें सिंध समझ रहे हैं और ख़ुद को वो पंजाब कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तो हमारी सेविंग है, हम अपनी सेविंग किसी दूसरे को क्यों दे दें। वो उस वक़्त भी हमारे पास पेस का इशू था, हमें पता लगा कि यूनिसेफ के पैसे इनके पास अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए था सिर्फ उस वक़्त, और वो उस वक़्त डॉलर्स में पैसे पड़े हुए थे और वो कोई 1-1.5 अरब रुपया पड़ा हुआ था। तो इस पे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, आप क्या सजेस्ट हम करेंगे? मिनट्स में लिख सकते हैं हाँ कि जी, इन इसको प्लीज़ एवेन्यूज़ नोट को डाउन कर लें एक्सप्लोर किया फैसल जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा इसमें हमारी रहनुमाई कर देंगे, कोई हम उसको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर देंगे मिनट्स में कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो एक नोबल पर्पस के लिए था तो वो एजुकेशन में ही यहाँ यूज़ होगा, और वो जो सेगमेंट मोर डिज़र्विंग है उनसे, तो ज़रूर इसको लिखेंगे कोशिश वो अपनी। सर बिल्कुल यूज़ करें पैसे उनको, लेकिन अगर किसी को एजुकेशन सेक्टर में ज़रूरत है तो बिल्कुल, वो अगर यूज़ बिल्कुल। नहीं हो रहे तो हाँ जी। थोड़े से उसमें थोड़े ये फैसल सब नोट डाउन कर जी, लिएगा। बिल्कुल। हम मैं- आपको कर देते हैं। सर सेक्रेटरी साहब भी कर सकते हैं और मिनिस्टर साहब भी कर सकते हैं इसमें जी 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 बिल्कुल। ऐसा सवाल है जी यूनिसेफ इसमें, वाले विलिंग थे, लेकिन क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विलिंग नहीं था उस पैसे को सरेंडर करने के लिए, तो फिर तो जो मौजूदा सेक्रेटरी स्कूल्स हैं क्या उस वक्त वही थे मुदस्सिर रियाज मलिक साहब? नहीं पहले वाले आप मेरा ख्याल है दोबारा कोशिश पहले वाले कीजिए। थे, हाँ जी। जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब उनकी पिछले अप्रोच साल की बात। काफ़ी प्रोग्रेसिव है और वाइब्रेंट आदमी हैं, तो इंशाल्लाह होगा। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मुझे ये आपने मुझे तालीम प्रोग्राम का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ मैडम, तालीम प्रोग्राम के तहत जीपी के डिस्ट्रिक्ट्स में राजनपुर, रहीम यार खां और उसके बाद डीजी खान, इस तरह के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए थे। वो 2026 के सितंबर में उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, जो फंडिंग हमें जीपीई से मिल रही है उनको चलाने के लिए। बजट बनने वक्त हमने एसएमडीपी पे जो पीएनडी का पोर्टल है उस पे हमने इसको अपलोड भी कर दिया था कि इनको फर्दर आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। उसमें वो अप्रूव भी हो गई थी, लेकिन फंडिंग जब आई तो वो फंडिंग उसके लिए नहीं थी। तो इसमें अब हमें सितंबर के बाद हमें वो 1000 सेंटर्स हम अपने पास ले तो लेंगे, लेकिन शायद उसमें से हमें कुछ बंद करने पड़ें। कितनी फंडिंग इसमें चाहिए? उसमें हमने कोई बनाया हुआ जी कितनी फंडिंग चाहिए उसमें? 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि 1000 सेंटर्स हैं, ठीक है। और अगर आप 20,000 उसमें लगा लें पर टीचर, सैलरी 20,000 है, ठीक है। 20 मिलियन से ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे हमें, मतलब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं चाहिए होगा साल का। इसकी हमने कहीं पे रिक्वेस्ट की हुई है फंडिंग की या नहीं? मैडम हमने पीएनडी में रिक्वेस्ट की हुई है जी। और उसका क्या है आगे? नहीं अभी update? तक उस पर कोई नहीं अमल तक। इस पे फिर मैं आपसे ना जी मैडम, बाद में बात कर मैं लेती हूँ, चेयरमैन ठीक पीएनडी है। से मैं खुद भी एक दफ़ा मिला था, जी, लेकिन जी। अभी तक क्योंकि उनके पास वैसे वो भी ठीक है कि हमारे पास तो
कम है, तो जो बहुत डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं, जो बड़े हैं, उनको हमें ज़्यादा देना है, तो फिर हम मतलब नहीं दे सकते। मैडम, दोबारा टेकअप करते हैं। आपकी इजाज़त से जी जी ये फर्स्ट पेज है एनोटेटेड रिप्लाई ऑफ एजेंडा आइटम्स में। इसमें डिपार्टमेंट का एडीपी के हवाले से एक प्रपोजल है। 8 न्यू लिटरेसी सेंटर्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द एडीपी स्कीम्स और ऑल इन रहीम यार खान। बसरू जी साहब बैठे हैं, ही इज़ फ्रॉम ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम रहीम यार खान। अगर इसको थोड़ा सा सर, ये मेरा ख्याल है स्पेसिफिक है कच्चे इलाके के लिए, विच इज़ ए गुड इनिशिएटिव, तो थोड़ा सा सर इसको एक्सप्लेन करना। ये सर ऐसे था कि एडीपी स्कीम एक बनी थी जिसमें बहुत से स्कूल्स बने कच्चा एरिया में। उसमें फिर हमारा जो नॉन फॉर्मल लिटरेसी का कंपोनेंट था, उसमें हमें ये 8 सेंटर्स इन्होंने कहा है कि आप वहाँ इस्टेब्लिश करें। बाकी कुछ सेंटर्स जो हैं वो स्कूल एजुकेशन वहाँ बनाएगा, अपने स्कूल्स वगैरह, वो ये कंबाइंड था जी। उसमें से सिर्फ हमें इतने पैसे दिए गए हैं कि हम 23 मिलियन दिए गए हैं, जिसमें से हम 8 सेंटर्स बना सकते हैं बस, ठीक है। तो वो सिर्फ यही रहीम यार खां के कच्चे के इलाके के लिए थे जी। अच्छा, एक ये थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ये एब्रीवेशंस लिखी होती हैं ना, उनका आगे लिख दिया करें। ये मुझे अभी आप इसका बताएं, DDSC स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी कमेटी, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सिक्योरिटी कमेटी। इसमें मैडम ये होता है कि जितनी भी आपकी एडीपी की स्कीम्स होती हैं, उनको पहले आप अपने डिपार्टमेंट में डिस्कस करते हैं, जिसमें फाइनेंस का एक नुमाइंदा होता है, उसमें एक पीएनडी का नुमाइंदा होता है। अगर ये कमेटी अप्रूव करती है कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो फीजिबल है, इसके जो आउटकम्स हैं वो ठीक हैं, तो फिर वो स्कीम। तो ये इससे रिलेटेड है, ये जो आपका है TPV थर्ड पार्टी? जी मैडम, उसमें ये था कि जो हमारे कुछ सेंटर्स अभी चल रहे हैं मिडिल स्कूल, उसमें हमने जब पिछले साल ये अप्रूव करवाए थे, उसमें एक पॉइंट उन्होंने पीएनडी ने कहा था कि अगर अगले साल आपको फंडिंग वगैरह चाहिए तो इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवानी है। वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए हमने मूव कर दिया है, होपफुली वो आ जाएगी, ठीक है। वो फिर हम इनको देंगे ताकि थोड़ी सी फंडिंग हमें और आ जाए। ठीक है। और ये SMDP पोर्टल क्या है? ये पीएनडी डिपार्टमेंट में जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका एक उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो डिपार्टमेंट उस पर अपलोड करता है, फिर पीएनडी डिपार्टमेंट उसको एनालाइज करता है। जितने मेंबर एजुकेशन हैं और चीफ हैं वो उसको एनालाइज करते हैं कि ये इस काबिल भी है प्रोजेक्ट कि ये आगे चलेगा। ये पोर्टल पे आपने इसको अपलोड करना होता है अपने प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक। तो ये जो अब हमारा आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन में जो हमारा गया हुआ है, तो ये ऑलरेडी हमारे स्कूलों ने पहले चले हुए हैं ना ये? जी चले हुए जी। तो फिर ये इतना क्यों टाइम लग रहा है जब हमारे चले हुए भी हैं? और ये होता है कि जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तब थर्ड पार्टी वैलिडेशन करते हैं, जब वो कंटिन्यू हुआ होता है तब थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं की। और इसमें कितना तकरीबन टाइम लग जाएगा? 2 महीने लग जाएंगे। और ये कब गया हमारा लास्ट? हमारा लास्ट ये जुलाई में गया है। इसको हम एक्सपेडाइट कर देते हैं मैडम, हम हाँ जी, पुश अप करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सवाल, सजेशंस प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। आपने फंडिंग सोर्सेज की बात की, तो एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत बहुत ज़्यादा फंडिंग्स होती हैं, कभी वो ट्राई किए? सर उसमें ये था कि क्योंकि हमारे इन सेंटर्स की कोई वो मतलब फोटोजेनिक ना हो, चीज़ नहीं है, ना हो। ठीक जो है? आप जैसे आप बात करते हैं ना यूनेस्को या यूनेडो, हमने यूनेडो की फंडिंग सबसे ज़्यादा ऐसे ही एरियाज़ में होती है, और CSR के तहत आपके जितने बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को टेकअप करना। सर हम कुछ NGOs के साथ तो आज से 3-4 साल पहले थे, लेकिन फिर वो NGOs ने फिर उनकी फंडिंग्स भी कम हो गई जहाँ से आती थी। इट्स नॉट अबाउट NGOs। ये आप हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं जी सर, यहाँ आपकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, सर ये बाय लेजिस्लेशन, बाय लॉ CSR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सर और जो बंदा भी ये सर्टिफिकेशंस में जाता है इंटरनेशनली, ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्टर्स होंगे, वो उसके तहत आपको अच्छी ठीक ठाक फंडिंग इसमें से मिल सकती है।
गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ये नहीं कि गवर्नमेंट 14 बिलियन इज़ नथिंग फॉर द गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को कैरी ऑन करते हैं, हम इसको पेश करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप CSR को देखें। सर हो गया एक पॉइंट मैंने दूसरा लिखा, आप सोशल सिक्योरिटी की स्कूल्स हैं उनकी फंडिंग डायरेक्ट कॉरपोरेट से आती है, तो ट्राई दैट आल्सो कि उनके पास बेतहाशा फंड पड़ा होता है जो अनयूटिलाइज्ड है। सर ठीक है सर, हमने एक्सप्लोर नहीं किया, आपने सही कहा, हम इसको कर ये दो एंड देख लें। आप पे बात कर रहे थे मिडिल और प्राइमरी की। मिडिल के बाद आप उसको बच्चे को या बच्ची को टैप्टा के हवाले करें, मिडिल के बाद भी प्राइमरी के बाद भी। अब फॉर्मल एजुकेशन के तरीके बदल गए, आप उनको हुनर सिखाएं, और उस ये चीज़ें दो मतलब मेरे ज़हन में पॉइंट्स आए थे तो मैंने ये चीज़ लिख दी। आप मतलब इस पॉइंट में आपको मेरी कहीं ज़रूरत है, मैं इंशाल्लाह आप सर ज़रूर सर, बिल्कुल, थैंक यू। दूसरा मेरी मतलब इल्तिजा भी है और एक चीज़ रिक्वेस्ट भी है कि टीचर को उसकी इज़्ज़त के मुताबिक सैलरी दें। अगर वो आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और आप 20,000 रुपये दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। कोशिश करते हैं सर, मिनिमम वेज भी नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। 42,000 हम एक मज़दूर को दे रहे हैं जिसके पास कोई स्किल नहीं है, और एक एजुकेटेड बंदा, आप जैसे बता रहे थे PhD हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, और ये काम कर रहे हैं, तो आप उनको उनके मुताबिक कुछ पे तो करें। इस पे बिल्कुल मैं भी पहले बात करना चाह रही थी, बट मैं चुप हो गई थी। मैं कहा सेक्रेटरी साहब से बाद में कर लेंगे, बट ये जो इन्होंने बात की है ये बहुत वैलिड है, क्योंकि अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, उन टीचर्स को ये नहीं पता कि जी हम एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये फुल टाइम जॉब है। और सेकेंडली, क्योंकि आपको पता है मैं कितना विज़िट करती हूँ, मैं जब उधर जाके देखती हूँ ना, तो वो टीचर इस डर में भी लाइटें ज़्यादा नहीं ऑन करती कमरे की कि जी मेरा बिल बहुत आता है। 10-12 हज़ार तो एक नॉर्मल बिल आता है, एक पंखा एक लाइट चलने का। और लास्ट टाइम मैंने नथ कलां वाली साइड पे एक स्कूल विज़िट किया, तो वो बहुत बड़ा कमरा था, बहुत बच्चे थे माशाल्लाह, 30 या 32 बच्चा था, उसने एक बल्ब ऑन किया हुआ है। तो मैंने उससे यही बात, और कमरे में अंधेरा, मतलब लिटरली यहाँ के बच्चे बैठे हुए, मुझे उनका चेहरा नहीं नज़र आ रहा था। तो मैंने उससे जब बात की तो वो तो पहले नहीं मैडम मैं करती होती, फिर बाद में पता चला, मैंने बच्चे से पूछा ऐसे प्यार से, तो उसने कहा टीचर नहीं करती, अक्सर पंखा भी बंद कर देती हैं कि जी बिल बहुत आता है। तो इस चीज़ पे अगर सेक्रेटरी साहब आप समझते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो इस पे ज़रूर एक अच्छा सा हम बैठ के बाद में भी बात करके एक ड्राफ्ट बना लेंगे अपना, इस पे एक्शन ले लेंगे। सॉरी, आप करें प्लीज़। एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करूँगी विद योर परमिशन। वो ये है कि सिर्फ हम इसको गवर्नमेंट पे ही क्यों इसको रिलाई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ही सिर्फ फंडिंग करे। क्या हम विद इन द कंट्री डोनर्स नहीं इसके लिए कर सकते? ये एक वेलफेयर का वर्क है, एक वेलफेयर का काम है, उसके लिए डोनर्स से भी आप मिलें। जैसे SCCP की बात की, इसी तरह हम अपने मुल्क में बहुत जो हमारा बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ हम मीटिंग्स कर सकते हैं, उसको अपनी इन मीटिंग्स में बुला सकते हैं। हम अपने यहाँ पे जो लोग, यहाँ के लाहौर तो एक सेंटर है, बिज़नेस हब है, यहाँ पे शालमी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें कि ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री है, वेलफेयर ऑफ द बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है, तो और इसमें हम उनको भी शामिल करेंगे। ना सिर्फ हम इंटरनेशनली यूनिसेफ को देखें, हम अपने मुल्क के लोगों को क्यों नहीं शामिल करते? यस, दैट्स इट। वो आपको डोनेशंस दें, ये जो 20 है, ये तो आप एक लाख रुपए लोगों को सैलरी दें, हम कोई जो मीटिंग अपना अरेंज घर, करते हैं। अपनी बिल्डिंग का पोर्शन दे रही। हाँ, हम आपसे भी रब्ता कर लेंगे ताकि आप भी हमें गाइड कर सकें। इसमें हमारी जो है ना, लोगों की जो आप देखें, आप गवर्नमेंट सरकारी इमारतें बना रही है जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं, तो वो जो टीचर है अपने घर का एक हिस्सा भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, और उसको हम 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। 96% बकौल सेक्रेटरी साहब के वो रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसका मतलब है उन मल्टीपल बच्चों पे एट अ टाइम, 9th का बच्चा भी है, 8th का बच्चा भी है, 5th का बच्चा भी है, 3rd का बच्चा भी है, मल्टीपल क्लास के बच्चों को, वो 30 to 40 स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसको भी खुद भी उस टीचर को एनर्जी चाहिए होगी। 4 घंटे क्या 1 घंटा पढ़ाना भी सफिशेंट वर्क है। तो उसके लिए हम अपने मुल्क में रिसोर्सेज को भी तलाश करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप लोगों को प्लीज़, स्पेशली आपने बहुत अच्छी सजेशंस दिए, आप भी बहुत अच्छा दे रही हो, कि जो आप लोगों के लिंक्स हैं अगर आप हमारे साथ शेयर करें, सेक्रेटरी साहब के साथ करें, तो बिल्कुल ये हमारे बच्चे फ्यूचर है पाकिस्तान का। अभी बल्कि मैंने जो है टफ्टा वालों से अपना, पहली बात तो है कि आपकी एक
ड्राफ्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर मैंने टेफ्टा वालों से मिल के वहाँ से 10 सिलाई मशीनें अरेंज करवाई हैं, और मैंने नथ कलाम में हमारा ही नॉन फॉर्मल का स्कूल है, वहाँ पे मैंने डोनेट भी की है, और माशाल्लाह वहाँ पे सिलाई अब बच्चियाँ सीखेंगी। तो थोड़ा सा हमें आगे पीछे फिर के जो है ना अपने लिए डोनर्स ढूंढने, और प्लीज़ आप लोग बताएं ताकि हम लोग जो है ना इस पे करें, बिल्कुल। बहुत जब वो ज़रूरी जो है। राना अरशद साहब वाली बात है ना कि आप अपने डीओस को कहेंगे वो कोऑर्डिनेट करें उन हल्के के एमपीएस के साथ, उनको पता है कि कहाँ कहाँ से आप किस किस से अपने स्कूल को फंडिंग करवा सकते हैं। वो डायरेक्ट इनका एक अकाउंट हो ताकि पैसे उसमें ना आए, ना कि इंडिविजुअली उन टीचर्स को मिले, ताकि इनके डिपार्टमेंट के थ्रू उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो। और सेकेंड वन थिंग, टेफ्टा से बजाय सिलाई मशीनें लेके देने की, इनको कहें कि अपने बच्चों को अपना 5th और 8th का जब रिजल्ट आए तो उसके बाद आप उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं टेफ्टा वालों के साथ। टेफ्टा वाले स्कूल जो है वो बहुत अच्छे स्किल्स हैं, उनके पास काफ़ी कैपेसिटी है, बिल्डिंग मौजूद है उनके पास, वो बच्चों को कर सकते हैं, स्किल्स दे सकते हैं। यस, बिल्डिंग। हाँ, तो हम जब हमारे बच्चे उनके पास जाके स्किल्स सीख सकते हैं। हाँ, अगर हम उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है आपके जो सेंटर्स हैं वो नज़दीक नहीं है हमारे फॉर्मल स्कूल्स के, तो हाँ हम ये रिक्वेस्ट असेंबली के थ्रू भेज सकते हैं कि टेफ्टा वाले वहाँ पे भी अपनी एक ब्रांच ओपन करें। बेशक कोई रेंट पे बिल्डिंग ले लें, लेकिन वहाँ पे बच्चे, जाहिर है बच्चे घर छोड़ के तो नहीं जाएंगे दूसरे शहर में। हाँ, उनके नियरेस्ट या उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, उस डिवीजन में मौजूद है, तो वेरी वेल एंड गुड, वहाँ वो ईजीली वो बच्चे जा सकते हैं, तो दैट्स गुड। नहीं तो उनसे कह सकते हैं, वैसे तो उनके काफ़ी सेंटर्स हैं, लेकिन फिर भी स्किल्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। खाली सिर्फ आप मैट्रिक और एफए और बीए 5वीं और 8वीं नहीं, हमारे से आप स्कूल्स उसको में कोई फ़ायदा नहीं है। आफ्टर बेसिकली हमारा जो 4 घंटे का स्कूल का ड्यूरेशन है ना, वो है भी इसीलिए क्योंकि ये बच्चे बाद में जाके ना काम करते हैं। सॉरी। बिल्कुल नोटेड सर, आपकी भी सजेशन नोटेड, हम इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर ये 2-4 जो डिस्कशनें हुई हैं ना सर, इसमें प्रायोरिटीज़ जो हैं, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि इनकी 40,000 पे जो है ना जी, उसका कोई ड्राफ्ट कमेटी की तरफ से जाए कि इनकी मिनिमम पे जो है वो 40,000 हो। दूसरा जो फैसल साहब ने कहा है कि आप चैम्बर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो सर आप पहला जो प्रोग्राम है वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कर लें, उसकी स्ट्रेटजी बता दें, तो वहाँ से इंशाल्लाह बेहतर फंडिंग जो है। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट पे नहीं दे रही 20 से ज़्यादा, तो कम से कम वो हम सियालकोट की एक तहसील में या 2 में कि 20 गवर्नमेंट दे दे और 20 चैम्बर दे दे, उनको 40,000 रुपये मिल जाएँ जी। दूसरा सर जो मिडिल स्कूल हैं, इनकी बहाली का को करें जी, क्योंकि 2 क्लासें तो उन्होंने पढ़ ली हैं, तो तीसरी में जाके कैसे, क्या गवर्नमेंट का इमेज भी रहेगा कि आप बहुत थोड़े से रकम के लिए कहें कि नहीं 2 क्लासें तो करवा ली हैं, अब तीसरी जो है वो हमारे पास फंड नहीं है। तो इसको सर प्रायोरिटी पे, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मील प्रोग्राम जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है, इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ जो गरीब स्टूडेंट हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वही आते हैं, तो उनको मील प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, इसकी कोई स्ट्रेटजी बना लें जी। एक सर जो यूएनएसएफ का आप कह रहे हैं, उनको एक लेटर लिख दें जो पंजाब के हेड हैं उनको, और सेक्रेटरी एजुकेशन को भी जी, तो इसकी हम कोशिश कर लेंगे कि वो फ़ंड जो हैं हमें मिल जाएं। दूसरा सर जो आपके दूर दराज के इलाके हैं, डीजी खां वगैरह, यहाँ एक यूएनएसएफ को लेटर लिखें कि वो हमें स्कूल की बिल्डिंग 5 मरले की या 4 मरले की बना के दें, उसमें कोई हेल्प आउट हो सकती है, को फंड कह के उनको अरेंज करवा देता हूँ मैं। मुझे याद है कि किंग सलमान रिलीफ एक है अबू धाबी में, किंग सलमान रिलीफ, उससे हम एनसीएचडी के साथ मिल के हम काफ़ी सारे सेंटर्स मुख्तलिफ़ जगहों पे भी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें ये है कि कम्युनिटी ने वो थोड़ी सी जगह दी है, उसमें फिर वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे,
और उससे फिर बच्चे उसमें पढ़ेंगे जी। वो सर, भी एक एडिशन है। इसमें आप कम्युनिटी से जो यूएनएस को लिख रहे हैं ना, उसमें कम्युनिटी का बिल्कुल ना लिखें। बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ ये कर लें कि 40 स्टूडेंट या 30 या 50 मैक्सिमम हो सकते हैं। उनके लिए 3 मरले की बिल्डिंग काफ़ी है, वो फर्नीचर, बुक्स और बिल्डिंग प्रोवाइड करें। फंडिंग का उनको को आप अटेंटिवली तादाद दे दें कि हमें ये 200 के करीब चाहिए, 100 चाहिए, फलां डिस्ट्रिक्ट में कर चाहिए। लेते हैं सर, कर लेते हैं। एक ये बनवा दें। हो गया जी। इसके अलावा जो है वो चैम्बर में पहले आप सियालकोट कर लें, फिर बाद में लाहौर कर लें। फैसल साहब भी उसमें हेल्प आउट कर देंगे। तो ये देख लें कि हम क्या हेल्प ले सकते हैं उससे। सियालकोट में तो जो कहेंगे ये फैसल साहब इंशाल्लाह करवा देंगे जी। थैंक यू सर। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो हमारे 1000 स्कूल जो थे जीपी फंडेड जो थे, ये सिर्फ प्राइमरी तक थे, मिडिल नहीं थे इसमें? तो जब प्राइमरी से बच्चा कर लेते हैं तो आगे फिर? और ये कितना अरसा हुआ इनको स्कूलों को चलते हुए? मतलब उसके बाद बच्चे फ्री हैं, जो क्लास 5 से फ्री हुए हैं तो उसके बाद फ्री, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं आगे। इसको भी आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह जब ये होता है तो इस पे आगे करेंगे। और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि बे फॉर्म जो है वो मस्ट होना चाहिए बच्चे का? बे फॉर्म हम पहले नहीं लेते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हमें उनकी वो रखना है कि वो बच्चा हमारे सेंटर से किस फॉर्मल स्कूल में गया है, अगर उसकी एज उस तक है तो फिर हमने उनको मस्ट किया। तो अब काफ़ी तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप के भी शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, तो बे फॉर्म उनका फिर हम किस तरह करते हैं? हम उनको दाखिल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। फिर उनको कहते हैं आप 6 महीने में हमें अपना बे फॉर्म बनवा दें। अगर माँ बाप का नहीं है शनाख्ती कार्ड तो उनको कहते हैं कि वो बना लें। मतलब हम इसमें फ्लेक्सिबल हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है मैडम कि हमें काउंट पता लग जाता है एग्जैक्टली कि किस बच्चा हमारे इस सेंटर से किस फॉर्मल स्कूल में दाखिल। ठीक है। और अगर बच्चे की उम्र बड़ी है तो बड़े बच्चे की तो मेरे ख्याल से बे फॉर्म नहीं होता उसका तो वो सॉरी वो जो हाँ जी। CNIC, लेकिन अगर वो 16 साल का हो गया तो उसका वो एक दूसरा भी इन्होंने शुरू किया है, स्मार्ट कार्ड। अच्छा ठीक है। स्मार्ट कार्ड अब बन जाता है जी उसका। तो ये इस पे हमारे पूरी नज़र होनी चाहिए कि हर बच्चे का है। ठीक मैडम जी। अगर नहीं है तो मैंने लास्ट टाइम इनसे रिक्वेस्ट की थी ऑफिस में कि आप आराम से नादरा की गाड़ी आ जाती है, जी मैडम, हर हफ्ते में एक दिन रख लें, नादरा की गाड़ी आगे 3-4 स्कूल सेलेक्ट करें, वहाँ पे वो राउंड लगाए और हर बच्चे का बना दे, ताकि इन बच्चों को कहीं जाना ही ना पड़े और वहीं पे इनका हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ये आगे ना बिजली के बिलों की, तो जैसे CM का प्रोग्राम था सोलर का, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि जितने ये सेंटर्स बने हुए हैं उनको एक प्लेट और एक जो सिस्टम है वो दे दिया जाए। उसमें हम रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। कितने टोटल सेंटर्स आपके कितने हैं? 21,484। हाँ, तो उसमें कुछ जो आप समझते हैं उनको रिकमेंडेशन करके तो वो भिजवा दें। दूसरा एक जो बात की चोई साहब ने कि ये सेंटर 2 मरले का या 3 मरले का, उसका एक टेंटिव सा फिजिबिलिटी बनाएं कि उसकी कॉस्टिंग क्या है, और उसी को मैं वही बात करूँगा। आपके पास ना CSR में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा गैप है जिसको आप कैच कर सकते हैं। इसके लिए तो लोग अपनी ब्रांडिंग करें, कोई पेंट वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई जूसेस वाला है, कोई भी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से मिल सकती है। मिक्स आप कह सकते हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बच्चियां हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बच्चे हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें बच्चियां बच्चे इकट्ठे हैं। ये डिपेंड करता है मैडम कि वो जो टीचर है ना उसकी उस जगह पे कितनी रेपो है, तो वो फिर माँ बाप हेजिटेट नहीं करते बच्चों को इकट्ठा करने में। तो वो फिर हम डिपेंड करता है कि वो टीचर कैसी है और उसकी वहाँ कैसा उसका बिहेवियर है, उससे लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू जी।